Good morning, students. In our last class, we have studied about the types of soils and which soil is good for which type of crops. So today we will study about the soil erosion and soil prevention. Soil erosion. Soil erosion is the removal of topsoil by nature agents like running water, wind, waves and snow. Soil erosion क्या होता है कि जो टॉप सॉइल होती है वो नेचर एजेंट, नेचुरल एजेंट जैसे कि भाई बहता हुआ पानी, हवा या बर्फ के द्वारा वन प्लेस टू अदर प्लेस मूव हो जाना. इट इज द डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस एज इट्स मेक द सॉइल इनफर्टाइल एंड अनसूटेबल फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स. इस प्रोसेस के द्वारा क्या होता है कि जो सॉइल है वो इनफर्टाइल बन जाती है. इट मीन्स जो बेस्ट क्वालिटी की सॉइल है वो रिमूव हो जाती है वन प्लेस टू अनदर प्लेस एंड रिमेनिंग सॉइल अनफर्टाइल बन जाती है जिससे प्रॉपरली प्लांट ग्रो नहीं कर सकते. डिस्ट्रक्टिव ह्यूमन एक्टिविटीज एड टू सॉइल इरोजन. और कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज भी इस सॉइल इरोजन को इंक्रीज करती है. द सॉइल ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ हैज टेकन मिलियन ऑफ ईयर टू फॉर्म. जो ये सॉइल है अर्थ के ऊपर इसे बनने में मिलियंस ईयर लग जाती हैं. एवरी 100 to 400 ईयर्स द सॉइल इज फॉर्म इन 1 सेंटीमीटर. 1 सेंटीमीटर सॉइल बनने में 100 to 400 ईयर्स लगते हैं. एंड इट टेक्स 3000 to 12,000 ईयर्स टू बिल्ड इनफ सॉइल टू प्रोड्यूस एग्रीकल्चर लैंड. और एग्रीकल्चर यानी कृषि के लिए अच्छी भूमि बनाने के लिए, मिट्टी बनाने के लिए लगभग 3000 से 12,000 वर्ष तक का समय लग जाता है. इट मीन्स आप देख रहे हैं कि सॉइल फॉर्मेशन होने में बहुत टाइम लगता है. दिस मीन्स द डिस्ट्रक्शन ऑफ सॉइल इज almost as good as soil lost as it would take the least 100 years to restore the soil. इसका मतलब ये हुआ कि जो सॉइल बनने का प्रोसेस है, अच्छी सॉइल बनने के प्रोसेस में काफी समय लग जाता है, हजारों वर्ष लग जाते हैं. कॉजेज ऑफ सॉइल इरोशन. सॉइल इरोशन के कौन कौन से कारण होते हैं जिससे मिट्टी का कटाव होता है. सबसे पहले आता है डिफॉरेस्टेशन. डिफॉरेस्टेशन मीन्स कटिंग ऑफ द फॉरेस्ट. फॉरेस्ट के अंदर जो ट्रीज होते हैं उनकी लार्ज अमाउंट पे कटिंग होती है तो वो इनफर्टाइल लैंड में कन्वर्ट हो जाती है, उसे हम डिफॉरेस्टेशन बोलते हैं. ओवर ग्रेजिंग, प्लगिंग एंड फायर एक्सपोजेस सॉइल सबस्टेबल और टू बीइंग स्वेप्ट अवे बाय विंड एंड वाटर. ओवर ग्रेजिंग ऐसा प्लेस जहाँ पे एनिमल्स ऑलमोस्टली ग्रेज करते हैं. प्लगिंग होती है या फिर फायर के कारण वह मिट्टी हवा या पानी के कारण उड़ के एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है, वो सॉइल इरोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है. इन अप्रोप्रिएट फार्मिंग टेक्निक लीड टू सॉइल इरोशन. और एक अच्छी तकनीक के बिना जब हम खेती करते हैं और लगातार हम एक ही टाइप की क्रॉप्स को ग्रो करते हैं उसके द्वारा भी सॉइल इरोशन होता है. ओवर कल्टिवेशन एंड टाइटनिंग ऑफ सॉइल ड्यू टू ओवर ग्रेजिंग on plants cause the soil to lose its structure and binding capacity which makes the soil easier to erode. ये ओवर कल्टीवेशन यानी कि जब हम खेती करते हैं तो फसलों के बीच में गैप दिया जाता है, लेकिन कई फार्मर्स क्या करते हैं कंटिन्यू टू कल्टीवेशन करते रहते हैं. और ओवर ग्रेजिंग, प्लांट्स की ओवर ग्रेजिंग की वजह से क्या होता है कि ये जो सॉइल रूट्स होती है ये सॉइल को बाइंड नहीं कर पाती है और इनकी ये जो सॉइल इरोशन की कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है. सॉइल इरोशन रिमूव्स द टॉप सॉइल फर्स्ट. सॉइल इरोशन से टॉप सॉइल सबसे पहले रिमूव होती है. वंस दिस न्यूट्रिएंट रिच लेयर ऑफ सॉइल इज गॉन. अगर एक बार न्यूट्रिएंट रिच सॉइल चली गई, फ्यू प्लांट्स विल बी एबल टू ग्रो इन दैट सॉइल. तो कुछ ही प्लांट ग्रो कर पाएंगे, कंप्लीट फसल ग्रो नहीं कर पाएगी. विदाउट सॉइल एंड प्लांट द लैंड बिकम डेजर्ट लाइक एंड अनेबल टू सपोर्ट लाइफ. और बिना मिट्टी के, बिना पेड़ पौधों के ये जो लैंड है वो डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाएगी और यहाँ पे कोई भी लाइफ सपोर्ट नहीं कर पाएगी. दिस प्रोसेस ऑफ लॉसेस ऑफ वेजिटेशन एंड सॉइल इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन, डेजर्टिफिकेशन. और ऐसा प्रोसेस जिसके द्वारा वेजिटेशन यानी कि वनस्पति का लॉस होता है, मिट्टी का लॉस होता है, उसे हम डेजर्टिफिकेशन कहते हैं. इट इज़ वेरी डिफिकल्ट एंड ऑफन इम्पॉसिबल टू रिस्टोर डेजर्टिफाइड लैंड. और डेजर्टिफाइड लैंड को वापस डेवलप करना इम्पॉसिबल होता है. इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सॉइल को
प्रिवेंट कर सकते हैं। हम सॉइल प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? प्रिवेंट सॉइल इरोशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सॉइल इरोशन को रोकना बहुत जरूरी है। द सॉइल शुड ऑलवेज हैव सेम काइंड ऑफ वेजिटेशन। जो मिट्टी है उसमें सेम काइंड की वेजिटेशन होनी चाहिए। प्लांट रूट होल्ड द सॉइल इन प्लेस एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग वॉश्ड अवे। प्लांट की जो रूट होती है वो सॉइल्स को बांध के रखती है और उसे वॉश्ड अवे यानी कि बहने से रोकती है। एक्सपोज सॉइल इज हिट बाय द रेन एंड द सॉइल विद नो रूट्स टू बाइंड गेट्स वॉश्ड अवे। ऐसी रूट खुली मिट्टी क्या होती है कि वर्षा के द्वारा बह जाती है और अगर जड़ें नहीं होती है तो वो उस मिट्टी को बांध नहीं पाती है। द रूट्स ऑफ प्लांट बाइंड द सॉइल पार्टिकल्स, स्लोज डाउन वाटर फ्लोइंग ओवर द लैंड कॉल्ड रन ऑफ। अब जो पेड़ की जड़ें क्या करती है? सॉइल पार्टिकल्स को बांधती है और पानी का जो वेग होता है उसे स्लो करती है, जिसे अपन रन ऑफ कहते हैं। अलाउइंग द रेन टू सोक इनटू द ग्राउंड। और इस वजह से क्या होता है कि वो वर्षा का पानी रूट एब्जॉर्ब करती है और धीरे धीरे उसके वेग को कम करती है, तो मिट्टी का कटाव नहीं होता है। प्लांट्स ग्रोइंग ऑन रिवर बैंक ऑल्सो हेल्प इन शोइंग डाउन द फ्लो ऑफ वाटर सिंस द रूट्स ऑफ प्लांट bind the soil. Soil rich in humus act as glue that bind the soil particles together. प्लांट्स जो रिवर बैंक के किनारे प्लांट ग्रो होते हैं वो भी पानी के वेग को स्लो करते हैं और टॉप मोस्ट सॉइल को बहने से रोकते हैं। और जो सॉइल रिच होती है ह्यूमस के द्वारा, ये ह्यूमस एक तरह से ग्लू का काम करता है और सॉइल पार्टिकल्स को बांध के रखता है। प्रिवेंटिंग ओवर ग्रेजिंग एंड undertaking crops rotation and other method to prevent soil erosion in cultivatable land, afforestation, strip farming and constructing river embankment also prevent soil erosion। और हमें ओवर ग्रेजिंग रोकनी होगी, यानी किसी इलाके पे पशुओं को अत्यधिक मात्रा में जब उनकी चराई होती है तो उसे रोकना होगा। हमें क्रॉप्स को रोटेशंस के द्वारा ग्रो करना होगा ताकि हम सॉइल इरोशन को रोक सके। साथ में हमें एफोरेस्टेशन करना होगा। इट मीन्स हमें पेड़ पौधे अत्यधिक मात्रा में उगाने होंगे और हमें स्टेप फार्मिंग करनी होगी ताकि जो पानी बह के आए वो वन क्रॉप टू अनदर क्रॉप यूज हो सके। ये तो थे सॉइल प्रिवेंशन। अब हम बात करते हैं सॉइल पॉल्यूशन। सॉइल पॉल्यूशन क्या होते हैं? सॉइल पॉल्यूशन इज द प्रेजेंस ऑफ मटेरियल्स इन द सॉइल दैट कैन बी हार्मफुल फॉर आवर लिविंग बींग्स। सॉइल पोल्यूशन ऐसे पार्टिकल्स जो सॉइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं और सॉइल्स को इनफर्टाइल बनाते हैं, सॉइल्स के लिए हार्मफुल होते हैं, उन्हें हम सॉइल पॉल्यूशन कहते हैं। कॉजेज ऑफ सॉइल पॉल्यूशन। सॉइल पॉल्यूशन के कौन कौन से कॉजेज होते हैं? सॉलिड वेस्ट, एक्सेस यूज ऑफ केमिकल्स सच एज फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स एंड एसिड रेन आर द मेन कॉन्ट्रीब्यूटर्स ऑफ सॉइल पॉल्यूशन। सॉइल पॉल्यूशन के जो मेन एलिमेंट होते हैं वो होते हैं सॉइल वेस्ट। हम जो भी गार्बेज थ्रो करते हैं वो, साथ में केमिकल्स जो फसल के लिए फर्टिलाइजर्स वगैरह यूज़ करते हैं, और पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड्स होते हैं जो प्लांट्स के अंदर जब वर्म्स वगैरह लग जाते हैं, इंसेक्ट वगैरह लग जाते हैं, तो उनको हम डिस्ट्रॉय करने के लिए पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं। और एसिड रेन ही सब मेन एलिमेंट होते हैं सॉइल पॉल्यूशन के। सॉलिड वेस्ट इंक्लूड ह्यूमन एक्सेट्रा, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल पील्स, प्लास्टिक, मेटल ऑब्जेक्ट एक्सेट्रा विच कैम फ्रॉम होम्स। सॉलिड वेस्ट के अंदर ह्यूमंस के जो एक्सेट्रास होते हैं, यानी कि ह्यूमंस का जो वेस्ट मटेरियल है जिसके अंतर्गत जैसे हमारे किचन से फ्रूट्स वेजिटेबल पील्स निकलते हैं, प्लास्टिक्स निकलते हैं, मेटल्स ऑब्जेक्ट्स वगैरह, हमारे घरों से जो भी गार्बेज निकलता है वो सब इसके इंक्लूड होते हैं। साथ में कैटल शेड्स, एग्रीकल्चर फील्ड्स, इंडस्ट्रीज एंड मैनी अदर प्लेस एंड गेट एक्यूमुलेटेड इन द फॉर्म ऑफ हीप्स। और ये जो कचरा इकट्ठा होता है, ये कचरा बड़े बड़े ढेर के रूप में बनता जाता है, ये सॉइल्स को पॉल्यूट करता है। Acid rain is formed when the polluted air mix with the rain water. Acid rain तब होती है जब polluted air रेन वाटर के संग मिक्स हो जाती है। This is more prevalent near industrial areas and they are highly polluted with chemicals blowing out from chimneys of factories. और ये वाला जो
प्रोसेस है केमिकल एसिड रेन का, ये जनरली बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज के पास में हाईली होता है, क्योंकि जो फैक्ट्रीज है उनकी चिमनी से केमिकल्स वाला धुआं निकलता है और ये एयर में मिक्स होके एयर को पॉल्यूटेट करता है, और यही पॉल्यूटेड एयर जब रेन से मिक्स होती है तो वो एसिड रेन बनती है। द एसिड रेन फॉर्म रीचेज द सॉइल, एसिड रेन जब सॉइल के पास आती है इट गेट्स एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट्स इन टर्न अफेक्टिंग द एंटायर फूड चेन। और ये सॉइल जब इसको एब्जॉर्ब करती है, सॉइल्स के द्वारा ये प्लांट्स में आती है और ये फूड चेन के अंदर तक पहुंचती जाती है। अनट्रीटेड स्वीट स्लग्स एक्सेट्रा प्रोड्यूस ऑफ ह्यूमंस livestock etc. used as manure are also contributor to soils pollution। इसके अलावा अनट्रीटेड सीवेज सेल्स, जो फैक्ट्रीज के द्वारा जो कचरा गार्बेज उसको ट्रीट नहीं किया जाता, इट मीन्स उसे प्योर नहीं किया जाता, डायरेक्ट उसे बहा दिया जाता है। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, ह्यूमंस बींग्स के जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं वो साथ में अदर जो मैन्योर्स वगैरह होते हैं या फिर जो अदर थिंग्स होती है वो जब इसके अंदर मिलती है वो पॉल्यूशन क्रिएट करती है। प्लास्टिक वेस्ट आर द बिगेस्ट थ्रेट एज दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। और इस जो गार्बेज है उनमें सबसे मेन जो पोर्शन होता है वो प्लास्टिक वेस्ट का होता है, क्योंकि जो प्लास्टिक होती हैं वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस मीन्स वे सब्सटेंस जिन्हें हम डीके नहीं कर सकते, जिन्हें हम अगर हम उन्हें ब्यूरो कर देते हैं तो वो सड़ते गलते नहीं है। इट मीन्स प्लास्टिक मटेरियल एज इट रिमेन रहता है जब हम उसे वेस्ट करते हैं। फर्टाइल लैंड गेट अफेक्टेड बाय द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स एंड बिल्डिंग्स। और जो फर्टाइल लैंड्स है वो कंस्ट्रक्शन रोड वगैरह बनाने के द्वारा बिल्डिंग्स वगैरह में इनका यूज किया जाता है और वो रोड अनफर्टाइल कन्वर्ट हो जाती है। प्रिवेंशन ऑफ सॉइल पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन से कैसे बचा जा सकता है? वी नीड टू फर्स्ट डिक्रीज द क्रिएशन ऑफ वेस्टेज। सबसे पहले हमें वेस्ट की क्रिएशन को डिक्रीज करना होगा। द 4 Rs आर इम्पोर्टेंट फॉर रिड्यूसिंग सॉइल पॉल्यूशन। मेन जो 4 Rs का है, इम्पोर्टेंट जो फॉर्मूला है वो सॉइल पॉल्यूशन को कम कर सकता है। वेस्टेज शुड बी सेग्रेटेड एंड देन बी सुटेबल मेथड मस्ट बी यूज फॉर इट डिस्पोजल। गार्बेज शुड बी चेंज टू कंपोस्ट व्हेन एवर पॉसिबल। और हमें जो हमारा वेस्टेज है उसे हमें सेपरेट करना होगा और सूटेबल मेथड्स के द्वारा उसे हमें डिस्पोज करना होगा। और हमें गार्बेज को जहाँ तक पॉसिबल हो हमें उसे कंपोस्ट के अंदर कन्वर्ट करना चाहिए। कंपोस्ट के अंदर हम अपने वेजिटेबल पिल्स, फ्रूट पिल्स वगैरह या अपने किचन का जो वेस्ट मटेरियल निकलता है उन्हें हम अगर एक पिट में इकट्ठा कर दें तो हम कंपोस्ट बना सकते हैं। फार्मर्स शुड बी यूज बायो फर्टिलाइजर्स। फार्मर्स को बायो फर्टिलाइजर्स यानी कि जैविक खाद का यूज करना चाहिए। बायो पेस्टिसाइड्स एंड फंगिसाइड्स। द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन दीज फर्टिलाइजर्स हेल्प टू इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे कि सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने में हेल्प करेंगे। इंडस्ट्रियल टॉक्सिक वेस्ट शुड बी डिटॉक्सिफाइड बिफोर इट द डिस्पोज्ड ऑफ इनटू द वाटर बॉडीज। और जो इंडस्ट्रियल एरियाज है उनके अंदर जो वेस्ट निकलता है तो वो टॉक्सिक वेस्ट होता है, क्योंकि उसमें केमिकल मिक्स होते हैं तो पहले उसे प्री ट्रीट किया जाना चाहिए, यानी उसे डिटॉक्सिफाइड किया जाना चाहिए, उसके बाद ही उसे वाटर बॉडीज में रिलीज किया जाना चाहिए। वी शुड अवॉइड द यूज ऑफ हार्मफुल केमिकल्स। हमें हार्मफुल केमिकल्स के यूज को रोकना चाहिए। रिसाइकलिंग एंड रीयूजिंग वेस्टेज डिक्रीज द कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज। रिसाइकलिंग एंड रीयूजिंग, अगर हम किसी चीज को दोबारा यूज कर सकते हैं तो हमें उसे रीयूज करना चाहिए ताकि पेड़ों की कटाई रुक सके एंड डिफोरेस्टेशन शुड बी स्टॉप और डिफोरेस्टेशन रोका जा सके। ओवर ग्रेजिंग एंड ओवर क्रॉपिंग शुड बी प्रिवेंटेड एज इट लीड्स टू फ्लड एंड इन टर्न लीड ऑफ सॉइल इरोशन डिस्ट्रॉइंग द सॉइल लेयर्स। और ओवर ग्रेजिंग, ओवर क्रॉपिंग्स को भी प्रिवेंट करना चाहिए ताकि ये क्या है हमारे जो फ्लड्स वगैरह आए उस कंडीशन में सॉइल इरोशन को रोका जा सके। तो ये चैप्टर था आपका सॉइल से रिलेटेड। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड अबाउट दैट सॉइल एंड सॉइल पॉल्यूशन